नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति के घर में विवाह होने वाला हो तो उसे कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। शुरुआत से लेके अंत तक सारी बातों को मैं विस्तार से बताने के लिए आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर में विवाह हो तो सबसे पहला काम होता है कुंडली मिलान का। कुंडली मिलान के अंदर भी 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है अष्टकूट मैत्री का। अष्टकूट मैत्री के अंदर 8 चीजों को मैच किया जाता है। वर्ण, वैश्य, युजा, तारा मैत्री, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट मैत्री, नाड़ी मैत्री। ये अष्टकूट मैत्री के अंदर हमें सबसे पहले गुण देखने होते हैं। अगर 18 गुण से ज्यादा मिले तो कुंडली मिलती है। 18 के बाद जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं 22, 25, 28, 32, तो कुंडली मिलाप को बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद दूसरे स्टेप में जाते हैं तो दूसरे स्टेप के अंदर भी 4 चीजों को देखा जाता है। कौन कौन सी, तो सुनिए। सबसे पहला देखना होता है कि लड़का और लड़की ये दोनों की जन्म कुंडली के लग्नाधिपति मित्र है या शत्रु है। अगर दोनों के लग्नाधिपति मित्र हो तो मिलन के शुभ फल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उस मिलन को ज्यादा अच्छा माना गया है। और ठीक उसके विपरीत जाते हैं, लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली के लग्नाधिपति अगर आपस में शत्रु हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा पॉइंट, दोनों की कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखा जाता है। शुक्र अगर कुमारावस्था में हो, युवावस्था में हो तो बहुत अच्छा माना गया है। और अगर लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में अगर शुक्र मृत अवस्था में हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। वो संतान सुख के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया है। तीसरे नंबर पे दोनों की कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो लड़की की कुंडली में हमें शनि की स्थिति को देखना होता है, राहु की स्थिति को देखना होता है, सूर्य की स्थिति को देखना होता है। अगर जो लड़के को मंगल है और लड़की को मंगल नहीं है और उन्हीं स्थानों में जहां मंगल होता है अगर मान लो सूर्य हो, शनि हो, राहु हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। उसके बाद चौथे स्टेप में हमें देखना होता है कि लड़के की पत्रिका के अंदर पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। ठीक उसी प्रकार लड़की की कुंडली में देखना होता है कि पति सुख का कारक ग्रह गुरु शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। तो ये सारे पॉइंटों को देखते हैं। फिर आता है कुंडली मिलाप का तीसरा स्टेप, जिसके अंदर हमको देखना होता है कि लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में वैवाहिक सुख कैसा है, संतान का सुख कैसा है, कुंडली में कितने राजयोग है, कितने अशुभ योग है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लड़के की कुंडली को देख के हमें पता चल जाता है कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है, तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़के की पहली शादी अर्क विवाह करके इसकी पहली शादी को तोड़ दिया जाए। अगर मान लो लड़के की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग हो तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़के की 2 बार अर्क विवाह की पूजा करके इसकी 2 शादियों को कैंसिल कर दिया जाए, फिर तीसरी शादी में प्रवेश किया जाए। ठीक उसी प्रकार कोई लड़की की कुंडली के अंदर एक शादी टूटने का योग नजर आता है तो हम कहते हैं कि कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह के दोष को टाल दिया जाए। अगर किसी लड़की की कुंडली में 2 शादी टूटने का योग हो तो हम कहते हैं 2 बार कुंभ विवाह कीजिए और 2 शादियों को टाल दीजिए, तीसरी शादी में प्रवेश कीजिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले कुंडली मिलाप किया जाता है और कुंडली मिलाप होने के बाद फिर सगाई का होता है समय, तो सगाई की जाती है। सगाई के लिए भी किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के पास जाके दोनों की राशि के अनुसार जो अच्छा दिन होता है उस दिन हम सगाई कर लेते हैं। सगाई होने के बाद शादी का मुहूर्त निकाला जाता है।
तो शादी के मुहूर्त के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। वो सारी बातें आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें देखना होता है कि गुरु और शुक्र इसका अस्त तो नहीं है, क्योंकि अगर गुरु और शुक्र का अस्त हो तो विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर विवाह का मुहूर्त हमें देखना हो तो हमें सबसे पहले देखना होता है शुभ मास कौन कौन से होते हैं। तो विवाह के लिए कम से कम 7 महीने ऐसे हैं कि जिसे बहुत शुभ माना गया है। कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन महीनों को विवाह के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कुछ परिस्थिति के अंदर पोष और चैत्र महीने को भी लिया जाता है, लेकिन कब? ज्यादातर 3 साल के बाद अधिक मास आता है, और जब अधिक मास आता है तो सारे महीनों को थोड़ा थोड़ा आगे धकेल दिया जाता है। उन परिस्थितियों में यानी कि 3 साल में एक बार जब अधिक मास आता है तभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसके अंदर पोष महीना और चैत्र महीने के अंदर भी विवाह के मुहूर्त निकाले जाते हैं, लेकिन वो सब पंचांग में दिए होते हैं। अगर पंचांग में दिया हो तो ही विवाह करना चाहिए। अब एक दूसरे स्टेप में आते हैं कि विवाह के लिए कौन से 11 नक्षत्र है जिसे बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो 11 नक्षत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इन 11 नक्षत्रों के अंदर विवाह किया जाए तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में सुखों की वृद्धि होती है और आनंद और प्रेम बढ़ता है। तो ये कौन से 11 नक्षत्र हैं? रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तर फाल्गुनी, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रेवती। फिर से कहूंगा, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, उसके बाद उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 11 नक्षत्रों को विवाह के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, और कुछ परिस्थितियों के अंदर इन नक्षत्रों के अंदर भी विवाह किया जा सकता है। और वो नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, हस्त, चित्रा, श्रवण और धनिष्ठा। इन्हें मध्यम नक्षत्र माना गया है। इन नक्षत्र के अंदर भी विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन वो सब ग्रहों की स्थिति को देख के पंचांग जो बनाता है वो लोग इन नक्षत्र के अंदर भी विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन ये 11 नक्षत्रों को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। अभी हम लोग तीसरे स्टेप में जाएंगे कि विवाह के लिए कौन सी तिथि सबसे अच्छी मानी गई है और कौन सी तिथियों में विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सुनिए, विवाह के लिए सबसे शुभ तिथि है 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 और पूनम, यानी कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, द्वादशी, उसके बाद एकादशी, त्रयोदशी, पूनम, ये सबको शुभ माना गया है। दशम को भी शुभ माना गया है। लेकिन विवाह गलती से भी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 4 तिथि को गलती से भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। फिर से कहूंगा, विवाह गलती से भी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन विवाह नहीं करना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो विवाह सुख में, शांति में व्यतीत नहीं होता। उसके अंदर बहुत कलेश बढ़ता रहता है। उसके बाद हम जानेंगे कि विवाह के लिए कौन से 4 वार सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं। तो विवाह के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसे बहुत शुभ माना गया है। फिर से कहूंगा, विवाह के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसे बहुत अच्छा माना गया है। रविवार को मध्यम माना गया है। लेकिन शास्त्र के मुताबिक विवाह गलती से भी मंगलवार और शनिवार को नहीं करना चाहिए। फिर से कहता हूं कि
गलती से भी विवाह मंगलवार और शनिवार को नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही विकट परिस्थिति हो और मुहूर्त न मिलता हो तो ही मंगलवार शनिवार को एक्सेप्ट किया जाए, वरना मंगल शनिवार को विवाह न करें। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को विवाह करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो रविवार भी ले सकते हैं, लेकिन वो मध्यम माना गया है। उसके बाद हम जानेंगे कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो जन्म कुंडली के अंदर कौन से लग्न होने आवश्यक है। अगर उस समय कौन से लग्न यानी गोचर लग्न कौन से होने चाहिए, यानी गोचर के अंदर कौन से लग्न हो तो विवाह करना लाभकारी माना गया है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, बुध के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र और गुरु का एक नक्षत्र, ये सब बहुत अच्छे माने गए हैं। देखिए, वृषभ और तुला लग्न ये शुक्र के नक्षत्र है। उसके बाद मिथुन और कन्या ये बुध के नक्षत्र है, अपना लग्न है, और गुरु का धनु लग्न है। फिर से कहूंगा, जब भी विवाह करना हो तो गोचर के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न होगा तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा माना गया है और पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रगतिमय व्यतीत होता है। और बाकी के लग्नों को मध्यम माना गया है, लेकिन ये 5 लग्न अगर मिल जाते हैं तो उसे बहुत शुभ माना गया है। अभी हम जानेंगे कि विवाह के वक्त लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में कौन से ग्रहों का बल देखा जाता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो लड़के की कुंडली के अंदर चंद्र बल और सूर्य बल देखा जाता है, और लड़की की कुंडली के अंदर चंद्र बल और गुरु बल देखा जाता है। फिर से कहूंगा, अगर ना सुना हो तो, विवाह के समय जब मुहूर्त निकाला जाता है तो लड़के की कुंडली के अंदर चंद्र बल और सूर्य बल देखा जाता है, लड़की की कुंडली के अंदर चंद्र बल और गुरु बल देखा जाता है। कैसे देखा जाता है वो सुनिए। वर की कुंडली के अंदर सूर्य बल हम देखते हैं कि अगर लड़के की जन्म राशि से, ध्यान से सुनना, लड़के की जन्म राशि से सूर्य तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें राशि में हो तो उसे बहुत शुभ माना गया है। लड़के की जन्म राशि से सूर्य पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें राशि में हो तो मध्यम माना गया है। और लड़के की जन्म राशि से, लड़के की जन्म राशि से सूर्य अगर चौथा, 8वां, 12वां हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। फिर से एक बार कहूंगा, लड़के की जन्म की राशि से तीसरा, 6वां, 10वां, 11वां सूर्य हो तो बहुत शुभ माना गया है। लड़के की जन्म राशि से सूर्य पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां राशि में हो तो मध्यम माना गया है। और लड़के की जन्म राशि से सूर्य अगर चौथी, 8वीं, 12वीं राशि में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। ठीक उसी प्रकार लड़की की कुंडली में देखते हैं, लड़की की कुंडली में चंद्र और गुरु का बल देखा जाता है। तो अभी हम गुरु का बल देखेंगे। लड़की की कुंडली के अंदर जन्म राशि से, ध्यान से सुनना, लड़की की कुंडली में जन्म की राशि से अगर गुरु दूसरी, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें राशि में हो तो बहुत शुभ माना गया है। फिर से कहूंगा, लड़की की जन्म राशि से गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वीं राशि में हो तो बहुत शुभ माना गया है। लड़की की जन्म राशि से गुरु पहले, तीसरे, 6वें, 10वें राशि में हो तो मध्यम माना गया है। और लड़की की जन्म राशि से गुरु चौथे, 8वें, 12वीं राशि में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। फिर से कहूंगा, लड़की की जन्म राशि से गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें राशि में बैठा हो तो शुभ, पहले, तीसरे, 6वें, 10वें राशि में बैठा हो तो मध्यम, जन्म राशि से चौथे, 8वें, 12वीं राशि में गुरु बैठा हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। और उसके लिए गुरु के मंत्र जाप करवाए जाते हैं, गुरु का होम हवन करवाया जाता है और फिर शादी करने को कहा जाता है। हो सके तो न करें। आखिरी में आता है, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में चंद्रबल देखना होता है। तो चंद्रबल कैसे देखते हैं वो भी सुनिए। लड़का और लड़की
दोनों की जन्म राशि से अगर चंद्र तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें, 11वीं राशि में हो तो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक दूसरे स्टेप में आते हैं, लड़का और लड़की दोनों की जन्म राशि से अगर पहले, दूसरे, छठवें में चंद्र हो तो मध्यम माना गया है, और लड़का लड़की की जन्म राशि से चौथा, आठवां, 12वां चंद्र हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो ये चीज को खास ध्यान रखना है। इसी के आधार पर हम लड़का और लड़की का विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। उसके बाद हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। ये बहुत कम पंडितों को मालूम होता है और बहुत कम पंडित इसके बारे में ध्यान देते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसे हमारे में कहते हैं अंधादि लग्न। तो 3 प्रकार के टोटल अलग अलग स्टेप है, वो सब बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 प्रकार के लग्न होते हैं, बधिर, अंध, पंगु और कुबड़े। फिर से बोलूंगा, बधिर, अंध, पंगु और कुबड़े, ये 4 प्रकार के लग्न होते हैं। तो जिस दिन लड़का लड़की का विवाह होने वाला है उस समय, अगर दिन के समय अगर ये लग्न होंगे तो उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, मैं सब आपको डिटेल्स में बताता हूं। अगर दिन के समय पे अगर तुला, वृश्चिक या धनु लग्न हो, ध्यान से सुनना, तुला और वृश्चिक लग्न होगा तो उधर बधिर लग्न बोलते हैं। अगर दिन के समय पे अगर मेष, वृषभ, सिंह लग्न में शादी हो तो उसे अंध लग्न माना गया है। अगर दोपहर के समय में कुंभ लग्न आता हो तो उसे पंगु लग्न माना गया है। और अगर दोपहर की शादी हो तो ये लग्नों को बने तब तक अवॉइड कर देना चाहिए। फिर से कहूंगा, अगर किसी लड़का लड़की की शादी दोपहर के समय होती हो और तुला और वृश्चिक लग्न हो तो उसे बधिर लग्न कहते हैं। मेष लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न हो तो उसे अंध लग्न कहते हैं। कुंभ लग्न हो तो उसे पंगु लग्न कहते हैं। ठीक उसी प्रकार रात्रि के समय अगर कोई व्यक्ति की शादी रात्रि के समय होती हो, जिसे हम गोरज मुहूर्त भी कहते हैं, अगर रात्रि की शादी होती हो और तुला लग्न, मकर लग्न हो तो उसे बधिर लग्न कहते हैं। मिथुन, कर्क, कन्या लग्न हो तो उसे अंध लग्न कहते हैं। और मीन लग्न हो तो उसे पंगु लग्न कहते हैं। और कुबड़े लग्न के लिए शाम के समय अगर लग्न हो और मकर, कुंभ और मीन लग्न हो तो उसे कुबड़े लग्न कहते हैं। तो ये सबका ध्यान रखकर हमें विवाह का हस्त मिलाप का समय निकालना होता है। ये सभी लग्नों को बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके हम हस्त मिलाप का प्रॉपर टाइम निकाल पाते हैं। और आखिरी पॉइंट, जब भी आप विवाह करते हो तो याद रहे, पंचांग में आपको देखना होता है गुरु और शुक्र अस्त तो नहीं है। अगर गुरु शुक्र अस्त हो तो बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो कि आपको विवाह करना ही पड़ रहा है और गुरु शुक्र का अस्त है, तो किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाके गुरु के या शुक्र के मंत्र जाप कराने चाहिए, उनका पूजा पाठ, होम हवन कराना चाहिए और उन ग्रहों को प्रसन्न करके फिर विवाह के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आप विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए आप किसी ज्योतिषकार के पास जाते हो तो आपको निश्चित तौर पे उन्हें दक्षिणा देके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं काफी लोग सिर्फ काल निर्णय या मोबाइल में मुहूर्त, शादी का मुहूर्त देख के शादी कर लेते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आजकल काफी लोग खाली मोबाइल पे गुणांक देख के शादी कर लेते हैं। आजकल काफी लोग खाली मोबाइल के ऊपर विवाह का मुहूर्त देख के शादी कर देते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुंडली मिलाप के लिए भी कोई अच्छे विद्वान ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए और शादी का मुहूर्त निकालने के लिए भी किसी विद्वान ज्योतिषकार से सलाह लेना चाहिए और ये सारी बातों को गहराई से देखना चाहिए। अच्छा नक्षत्र हो, अच्छी तिथि हो, अच्छा वार हो, अच्छा लग्न हो, अच्छा योग हो, ये सब देख के मुहूर्त निकालना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।